नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय सिन्हा जी, उनको एक लेटर लिखा है कि जिस तरह से पिछले बार विधानसभा में विधायकों पर लाठीचार्ज किया गया, कहीं इस बार ना हो, इसको लेकर के जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव ने लेटर लिखा है। हमारे साथ हैं शिवानंद तिवारी, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इनसे जानते हैं कि जो विधानसभा में जो पिछले बार हुआ, क्या इस बार क्या संभावना है इसको लेकर। और वहीं दूसरी तरफ कि बिहार के पंचायती राज मंत्री ने बोला है कि इस बार जो पंचायत का जो चुनाव होगा उसमें 2 बच्चे जिनका होगा वही चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर क्या कुछ कहते हैं, इनसे हम जानते हैं। पहले तो न्यूज़ पीआर में सर आपका स्वागत है। जिस तरह से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है, पत्र में तो स्पष्ट ही न है, उसके बारे में हमको नहीं लगता है कि कोई सवाल बनता है, इसलिए कि वो पत्र बिल्कुल स्पष्ट है। पिछला जो सत्र हुआ था विधानसभा का, उसमें जो कुछ हुआ उसी को याद दिलाते हुए विधानसभा के अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी है। याद होगा कि विधानसभा में जो घटना हुई थी उसके बाद जो है खुद विधानसभा के अध्यक्ष का ये बयान आया था कि साहब हम इस मामले की जांच कराएंगे और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने, जहाँ तक हमको स्मरण है, कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुला करके बात भी किया था। अब देखिए, सबको याद है, पूरे देश को याद है, पर बिहार को तो छोड़ दीजिए, कि जिस दिन की ये घटना है उस दिन बाहर क्या नाम है विधानसभा के पोर्टिको के पास एक विधायक को मैंने लात मारते हुए एक सिपाही को या दरोगा को या पता नहीं कौन पुलिस अफसर था वर्दी में, वो दिखाया गया। एक दूसरा वीडियो भी है, मैंने सबके दिमाग में होगा, कि जब एक पदाधिकारी जो है मैंने पोर्टिको के बाहर सीढ़ी पर पीछे से मैंने एक विधायक को मुक्का मारते हुए चले जा रहे हैं। विधानसभा के बाहर है, मैंने उनका जो भवन है उस भवन के बाहर का ये दृश्य है। एक तीसरा दृश्य हम लोगों ने देखा था कि एक अनीता देवी महिला जो नोखा की विधायिका हैं, अति पिछड़ी समाज से आते हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार पुलिस कर रही है ये भी सब लोगों के सामने। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हाँ साहब, मान लीजिए अंदर जो हुआ, लेकिन बाहर जो दिखाई दे रहा था वो दृश्य था कि पूरे देश भर में, दुनिया भर में बिहार की भद्द पिट गई। और उसी के बाद जो है स्पीकर साहब ने पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी और उनका जो टोन था, स्पीकर साहब का लहजा था, उससे ऐसा लग रहा था कि वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे। इसलिए कि देखिए, विधानसभा जो है, वो परिसर जो है, वो विधानसभा जो है, उसका कस्टोडियन जो है वो स्पीकर होता है। उसका कस्टोडियन चीफ मिनिस्टर नहीं होता है या लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होता है। ये विधानसभा के स्पीकर का दायित्व बनता है। पहला दायित्व तो उनका ये है कि विधानसभा की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चले, इसको देखना, वो कंडक्ट जो है माने कायदे से हो जाए, ये सुनिश्चित करना उनकी जवाबदेही है। दूसरे ये है कि उस परिसर के अंदर अब विधायक अगर पिटा जाएगा तो उस परिसर का मतलब क्या है? वो तो जगह है पूरे बिहार में से जो चुन करके आते हैं, वो उनकी जगह है। अब उस जगह में भी अगर सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा तब तो माने इंतहा है, हद है। और इसीलिए स्पीकर साहब ने अपने दायित्व को समझते हुए कि हाँ साहब, विधानसभा के परिसर में हमारा है, हमको इसको देखना है। हाँ, सरकार से हम मदद लेंगे, वो तो सरकार को आदेश दे सकते हैं। अगर कोई उनके आदेश को नहीं मानता है तो ये तो विधानसभा की अवहेलना मानी जाएगी और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का अधिकार जो है विधानसभा को है। वो गिरफ्तार करके किसी को जेल में भेज सकती है विधानसभा। तो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद जो है जो बयान आया था, उस बयान के बाद ये लग रहा था कि साहब, इस बीच में मैंने जो पिछला सत्र था और अभी जो आहूत है सत्र, इस बीच में कोई कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं हुई, उसी का स्मरण कराया है नेता विरोधी दल ने, तेजस्वी ने। तो ये बिल्कुल माने वाजिब बात है और स्पीकर साहब को
मैंने इसका संज्ञान लेना चाहिए और ये बताना चाहिए कि वो जो घटना हुई थी और उस घटना को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने पदाधिकारियों को की जो बैठक बुलाई थी, उसका क्या हुआ। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तो जिन लोगों ने विधायकों के साथ उस तरह का सलूक किया, आप उनको बिल्कुल दोष मुक्त मान रहे हैं। और जो सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब जो प्रतिपक्ष के विधायक हैं उन्हीं की गलती है, उसी पर आप मोहर लगा रहे हैं। तो ये विधानसभा के अध्यक्ष की परीक्षा भी है कि वो इस तरह की घटना का संज्ञान लेते हैं नहीं लेते हैं, और संज्ञान लेने के बाद उस पर कार्रवाई करते हैं या नहीं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, ये भी देखने की बात है। पूर्व स्पीकर हैं उदय नारायण चौधरी, उन्होंने कहा है कि जिस तरह का जो विधानसभा में हुआ तो इसके लिए स्पीकर को ही माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है इसको लेकर। देखिए, अब विधानसभा के स्पीकर से आप बतिया लिए हैं तो उस पर हमारा रिएक्शन क्या मांग रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा सवाल ये है कि पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जिनके 2 बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जेडीयू और बीजेपी अब आमने सामने हो गए हैं। सिर्फ अकेले जो है मंत्री का ही नहीं सवाल है, इस पर कई लोगों का बयान आया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक का बयान आया है। और देखिए, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है कि बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां आबादी काफ़ी तेज़ी से अभी भी 1 नंबर पर बिहार है। लेकिन आप देखिएगा कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले बिहार में आबादी के बढ़ने का जो रफ्तार था उस पर बहुत ब्रेक लगा है, बहुत अंकुश लगा है। और सरकार की ओर से जो कहा गया कि 2040 तक जो है के बाद जो है रिटर्न होना शुरू होगा, आबादी घटनी शुरू होगी, जो फिगर है, और अभी जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संगठन जो है उसने जो पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों का जो सर्वे किया है आबादी का, उससे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पूरे देश भर में आबादी जो है, आबादी की वृद्धि जो है रुक रही है। अब इनका आबादी नियंत्रण से मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का आबादी नियंत्रण से मतलब नहीं है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून बनाया, उसके बाद से हर जगह ये सिलसिला जो है शुरू हो गया है। और उत्तर प्रदेश की हालत इतनी ख़राब है, प्रधानमंत्री जी बनारस में गए थे, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया और कहा कि न भूतो न भविष्यति, ऐसी सरकार नहीं बनी, कोविड से कैसा मुकाबला किया, ये स्पष्ट हो गया। अब लोग जो है वहाँ हंस रहे हैं इसलिए कि यही उत्तर प्रदेश में गंगा में, जमुना में, अधिकांश नदियों में लाश जो है तैरता हुआ आया। कौआ कुत्ता जो है मनुष्य के शरीर का, मरे हुए शरीर, मृत शरीर का को नोच करके खा रहे थे। बालू में लाश जो है गाड़ा हुआ दिखाई दिया। और वहाँ जो है प्रधानमंत्री जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि हाँ साहब, कोविड का जिस तरह से मुकाबला किया, या प्रशासन जो है यहाँ जिस चुस्त दुरुस्त के साथ काम कर रहा है, वहाँ लोग बाप बाप कर रहे हैं, लोगों के मन में गुस्सा है। और जो पंचायत का चुनाव हुआ, पंचायत के चुनाव में जो पहला चुनाव हुआ जिसमें जिला परिषद के सदस्य चुने गए या प्रखंड समिति के जो सदस्य चुने जाते हैं, जो प्रमुख और जिला समिति के अध्यक्ष का बनाते हैं, उसमें सिर्फ 30 या 32% जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े। और उसमें जो है आपको काफ़ी बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव की जो पार्टी है, मुलायम सिंह जी को पार्टी है, वो आगे दिखाई दी। अब उसके बाद जो है जो प्रखंड प्रमुख का जो चुनाव होता है या जिला परिषद के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, जो सीमित लोग वोट डालते हैं, उसमें अतहत्ता हुआ, उत्पात हुआ। और किस ढंग से वो चुनाव जो है सरकार ने जीता, ये भी सब लोगों ने देखा। दिन भर हंगामा होता रहा, गोली चली, बम फूटा, फौजदारी हुई, लोगों के बीच में मारामारी हुई। अब उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा नहीं। तो जब भी चुनाव आता है, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही हथियार है। वो हथियार है कि किस तरह से हम सांप्रदायिक विभाजन जो है समाज में पैदा करके चुनाव जीत जाए, हिंदू मुसलमान करके
चुनाव जीत जाए। यहाँ भी वही है। यहाँ ये बताने की कोशिश हो रही है कि साहब मुसलमानों की आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये पागलपन के हद तक जाके कहते हैं कि एक समय आएगा कि जब मुसलमान की आबादी जो है हिंदुओं की आबादी से बढ़ जाएगी और फिर देश पर कब्जा जो है मुसलमान कर लेगा। अब ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमान बच्चे पैदा करते रहेंगे और हिंदू समाज नपुंसक हो जाएगा, उसके बच्चे पैदा नहीं होंगे इसलिए आगे हो जाएंगे। सबका कोई ठिकाना नहीं है। देखिए 18 करोड़ 20 करोड़ मुसलमान इस देश में बसते हैं। उनके खिलाफ इस तरह का दुर्भाव समाज में पैदा करके कोई भी सरकार चाहेगी कि समाज तरक्की कर जाए, देश जो है आगे बढ़ जाए, विकसित हो जाए, ये होना जाना नहीं है। विकास ये उसी समय होता है, समाज उसी समय आगे बढ़ता है जब समाज में अमन चैन रहता है, आपसी सद्भाव रहता है और लोग मिलजुल करके समाज को आगे बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है और नतीजा है कि देख रहे हैं आज हम लोगों के देश में हालत इतनी ख़राब है कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो दोनों समय भोजन नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास जो है कोई काम नहीं है, उनके जेब में पैसा नहीं है, काम नहीं है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से, जो कहावत है वही स्थिति पैदा हो गई है। एक तो नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद ये कोरोना, और इसने तो एकदम देश का ही कमर तोड़ करके रख दिया है। खुद सरकार जो है जो मुफ्त में राशन दे रही है इस देश में, वो 80% से ऊपर लोगों को राशन दे रही है सब्सिडाइज रेट पर। इसका मतलब है कि सरकार खुद मान रही है कि इस देश में 80% ऐसे लोग हैं जिनको अगर हम सस्ता अनाज उपलब्ध नहीं कराएंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे। अब आप जो है गेहूं और चावल तो दे रहे हैं, उससे काम चलता है क्या? वो दाल कहाँ से खाएंगे, सब्जी कहाँ से खाएंगे, नमक कहाँ से ले आएंगे, तेल कहाँ से ले आएंगे? अब देखिए कि डीजल और कह रहे हैं पेट्रोल के दाम का क्या हालत है भाई। हमको याद है कि मनमोहन सिंह के सरकार के समय एक समय जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल जो है $108 प्रति बैरल बिकता था और यहाँ तो $20-22 तक चला गया, लेकिन ग्राहक को उसका लाभ नहीं मिला। $108 होने पर भी वहाँ 74-75 रुपया जो है लीटर डीजल और पेट्रोल जो है बिकता था। आज क्या हालत है भाई? अभी भी उसके मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफ़ी कम है, लेकिन इसके बावजूद दाम बढ़ता जा रहा है। अब डीजल का दाम बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़नी ही न है, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन जो है उसी से होना है। रेलगाड़ी का किराया जो है कितना बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ गई, सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना महंगा हो गया। तो महंगा हो गया तो स्वाभाविक है कि सारी चीज़ें जो है महंगी हो गई और लोगों के पहुंच के बाहर हो गई। भोजन तक लोगों के पहुंच के बाहर हो रहा है। इस पर ध्यान लोगों का नहीं जाए, लोग जो है इसी में उलझे रहे, हिंदू और मुसलमान में उलझे रहे ही है। बिहार में भी आबादी घट रही है। खुद मंगल पांडे का बयान हमने देखा जिसमें उन्होंने कहा है कि ये माने सर्वे का नतीजा है कि साहब जो लड़के और लड़कियां मैट्रिक पास होते हैं उनके जो है कम बच्चे होने लगते हैं, जो बीए में पास कर जाते हैं उनके तो एक से बहुत लोग हैं कि एक ही बच्चे में जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं, लड़का हो या लड़की हो। तो ये सिलसिला शुरू है और पूरे देश में आप देखिए कि मुसलमानों की आबादी जहाँ जहाँ, जैसे पश्चिम बंगाल है 25-26% मुसलमान है, वहाँ नेशनल एवरेज से नीचे है आबादी का ग्रोथ। आप कश्मीर में देखिए 62 या 64% जो है मुसलमानों की आबादी है, वहाँ 1.4 है, 1.8 है नेशनल एवरेज, वहाँ 1.4 है ग्रोथ रेट आबादी का। अब जो है 96% है मुसलमानों की आबादी लक्षद्वीप में, वहाँ 1.4 है। ये स्थिति है। तो मुसलमान में चूँकि गरीबी रही है, जैसे दलित समाज में गरीबी रही है, अति पिछड़े समाज में गरीबी रही है, जिस समाज में गरीबी होगी, जिस समाज में शिक्षा का अभाव होगा, वहाँ आबादी बढ़ेगी ही। एक ही कमरे में पूरे परिवार को रहना है, दिन भर जो खटता है गधा की तरह खट के आता है, मैंने 100-200-400 रुपया मैंने जेब में कमा करके परिवार के साथ भोजन करता है। उसके लिए मनोरंजन जो है सेक्सी मनोरंजन है। वो हम लोग बड़े लोगों की तरह नहीं है कि
मैंने घर में 4 गो कमरा है, कोई यहाँ सो रहा है, कोई वहाँ सो रहा है, या और भी जरिया है, पैसे के जरिए हम मनोरंजन जो है कर देंगे, उसके सामने कुछ नहीं है। तो जैसे जैसे उस स्थिति से लोग निकलते हैं वैसे वैसे मैंने खुद जो है परिवार को नियोजित करने लगते हैं, क्योंकि ये लोग समझ गए हैं कि साहब बच्चा एक ही हो, 2 ही हो, लेकिन उसको पढ़ा लिखा करके हम आगे बढ़े, उसका तरक्की हो परिवार का, ये समझ गए हैं लोग। इसलिए मजबूरी में ही ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, उस समाज में पैदा हो रहे हैं जो अत्यंत गरीब है। इसलिए आप गरीबी दूर नहीं कर पा रहे हैं, सबको शिक्षा नहीं ठीक से दे पा रहे हैं, तो आपको सबसे आसान तरीका लगता है कि साहब धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाओ, धर्म के आधार पर घृणा पैदा करो, हिंदू समाज को एक साथ जोड़ो। अरे हिंदू समाज को जोड़ो बराबरी से भैया। हिंदू समाज में ऊंच है नीच है, ये मनुवाद क्या है? मनुवाद तो यही तो कह रहा है भाई कि कुछ लोग जन्म से श्रेष्ठ होते हैं और बाकी लोग जन्म से हीन होते हैं। तो अगर आप समतावादी समाज बनाना चाहते हैं तो ये तो जन्म से श्रेष्ठ और जन्म से हीन जो है, ये सिद्धांत को आपको लात मारना होगा। वो आप में साहस नहीं है। वो पिछड़े के नाम पर जो बड़े लोग हैं समाज में, आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था पिछले विधानसभा का, तो केशव प्रसाद मौर्य जो है पिछड़े समाज से आते हैं, उनका जो है तस्वीर माने नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ दिखाई देता था। अब तमाम पिछड़ों को लगा कि साहब पिछड़ा मुख्यमंत्री बनेगा, और जब मुख्यमंत्री बनाने के आई तो क्षत्रिय समाज के एक आदमी को बना दिया। आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में कोई कल्पना कर सकता था कि देवेंद्र फडणवीस जो ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं वो जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो ये नरेंद्र मोदी जी पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन काम ये अगड़ों का कर रहे हैं। जो मंडल कमीशन से पिछड़ों ने जो कुछ प्राप्त किया है उसको कैसे हम उलट दें, कैसे हम पलट दें, इसकी कोशिश हो रही है। और आप देख लीजिए कि उनके इर्द गिर्द जो है कौन लोग हैं, किस समाज के लोग हैं, वही लोग हैं। तो इन सब चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यही सबसे गुफा छोड़ रहे हैं। इसके अलावा इसमें कोई खास बात नहीं। तो आपने सुना कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना में लोग जो यूपी का जो मामला आपने देखा कि लाश जो है गंगा नदी में बालू में गाड़ दिए गए, कई लोगों को चील कौवे खा गए, इसको लेकर तो इन सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए जो है जनसंख्या नियंत्रण की बातें कर रहे हैं। बहरहाल चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।